Hello, dear aspirants. How are you? I hope you are being in a energetic position to learn more and more things so that you can compete in a cutthroat competition of all competitive examinations. Today, I'm serving you one of the bouquet of knowledge about ancient India. It was a phase of knowledge. It was a phase of international fame, of intellect of India. So, in this context, we have here focus on बुद्धिस्ट लिटरेचर. देखते हैं दोस्तों कि इतना यह जो था फेज, ये फेज में काफी कुछ चर्निंग हो गई थी. काफी कुछ जो है डेलिब्रेशन डिस्कशंस जिसको बोलते हैं, इंटरैक्शंस कॉल्ड एज आर्गुमेंटेशंस, है ना, ये बहुत सारी हो गई थी. और उसी वजह से हमें देखता है कि हेटेरोडॉक्सी डेवलप हो गई थी इसी वक्त. ये हेटेरोडॉक्सी का क्या परिणाम हो गया है, तो हमें ऐसे दिखता है कि एंशिएंट इंडिया में मार्वलस लिटरेचर्स डेवलप होते हुए दिखते हैं. दो ग्रेट रिलीजन जो थे इंडिया में, एक बुद्धिज्म और दूसरा जैनिज्म, ये दोनों जो थे ये हेटेरोडॉक्स से संबंधित थे. और ये दोनों धर्मों में उनके जितने भी इंटेलेक्ट मॉन्क्स या सेंट थे, उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है कि ऐसा कहा जाता था कि एंशिएंट इंडिया वाज कॉल्ड एज अ हब ऑफ नॉलेज ऑफ होल वर्ल्ड. सारे दुनिया से जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान जो थे, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी जो थे, बड़े इंटेलेक्ट लोग थे, वो इंडिया आना चाहते थे. देखिए, चाइना से, मतलब इतना रिमोट एरिया, हिमालय वहां पे, वहां से क्रॉस करके लोग आए हैं. तो हमें ये दिखता है कि इन द एंशिएंट इंडिया, particularly in this phase of heterodoxy, we have been uh, we had been in a different position at the global level. हमने एक पूरे दुनिया में छाप डाल दी थी, नॉलेज की छाप डाली थी, रैशनैलिटी की छाप डाली थी, इंटेलेक्ट की छाप डाली थी, आर्गुमेंटेशन की छाप डाली थी. इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम देखेंगे एंशिएंट इंडिया में बुद्धिस्ट लिटरेचर. देखिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है ब्रीफली देखेंगे, एक थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन नॉलेज में हो जाए करके. एक टू फोल्ड क्लासिफिकेशन है इन द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स. So, Buddhist scripture particularly are being a religious literatures. However, as a Buddha was agnostic, having no concern with the God, its existence or non-existence, but the Buddha had been largely focused on the way of a salvation of a common man, not a spiritually, but in a way, in a life of individual. सारी अपनी जिंदगी कैसे अच्छी रहे और अच्छे रहे के अपना जीवन यापन के, इसके ऊपर फोकस किया था. सो ऑब्वियसली, दो बुद्धिस्ट लिटरेचर seems to be called as a typical religious, but not being largely focused on a spiritual aspects. It either being focused on on some of the discourses of a Buddha, how to live a life, and of some glorification. Obviously, every religious elements are being focusing on these glorious elements, so that they wanted to raise the status of their masters. So here in the Buddhist literature, we have a twofold classification: कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल. क्या होता है ये कैनोनिकल का मतलब? इट्स नथिंग बट द कॉल्ड एज sanctified text which is being sanctified by the community as a religious text, as a core of the religion. ऐसा जो माना जाता है, that is a canon. It is being called as a law, original law, or a core law, or base law. And non-canonical means which might be not much more important, not being core to the religious elements. However,
in the Buddhist literature, though there is a twofold classification, but for the sake of called as intellect deliberations, both literatures had been their own importance. दोनों का काफी importance है. क्या मिलता है ये कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल ये जो स्क्रिप्ट्स है या टेक्स्ट है इससे? तो हमें एक तरह से पता चलता है कि भाई बुद्धा का ज्ञान क्या था, बुद्धा क्या देना चाहता था, बुद्धा जो था वो किस चीजों पर फोकस करता था, वो एक चीज दिखेगी. दूसरे एक इम्पोर्टेंट चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ये जो बुद्धा ने जो संघ बनाया था, कॉल्ड एज अ मॉन्क ग्रुप जो बनाया था, ये ग्रुप की जो लॉ एंड ऑर्डर है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन वो क्या है, साथ में इसके अलावा सम फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स वो भी हमें दिखते हैं. नॉन कैनोनिकल इसमें कुछ कहा दिखते हैं, हाँ हिस्टोरिकल एलिमेंट दिखते हैं कि कौन सा किंग कहा गया था, क्या बुद्धा का जर्नी कही है क्या, ये भी हमें पता चलता है. और साथ में डे टू डे लाइफ के कंफ्यूजन है, कुछ कॉल्ड एज अ परप्लेक्सिटी, एनी डायलेमास, ये जो चीज है ये भी हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर में देखने को मिलती है. तो एक तरह से बुद्धिस्ट लिटरेचर में एक साइड में हम देखते हैं कि एक रिलीजियस एलिमेंट है, ग्लोरिफिकेशन एलिमेंट है, साथ में दूसरे तरफ लॉ एंड ऑर्डर, एथिक्स, कॉमन मैन्स लाइफ, डायलेमास ऑफ इंडिविजुअल, उसका क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, ये सब चीजें दिखती है, साथ में हिस्टोरिकल एलिमेंट भी दिखता है. And therefore, the importance of Buddhist literature is being much more here in the context of unraveling the history of a contemporary time. So, in the canonical, we are seeing first more important text are Tripitaka, or also called as the Tipitaka in a Pali. Uh, that means three baskets. One is a Sutta Pitaka, second one is a Vinaya Pitaka, and third one is a Abhidhamma Pitaka. Then even in a canonical element, though it is being largely considered that only Tripitaka has been canonicals, however, as per the Theravada schools, the Khandakas and Jatakas also been considered as a part of the canonical text. In the non-canonical side, we are seeing Milinda the great book of unraveling the truth of a life, Dvipavansa, a Mahavansa, Ceylonese or a Sri Lankan text, Mahavastu, Lalitvatsara, Sutra, Abhidharma, Moksha, Vasu, Dimaga, Udana, Udanar Varga, Bodhivansa, Mahavibhassa Shastra. So many more are being there in a non-canonical text. We are now focus on some elements of a Tripitaka. What is a Tripitaka? So it is a core of Buddhist literature. It is in English, it is called as baskets of knowledge. The baskets of knowledge. The word here is being nothing but a bunch of knowledge, called as a hub of knowledge. It means that it has been some relation with the rational aspects of the life. So earlier, obviously, the contemporary period was not being a period where the writings had been evolved. So since the Vedic time, we are seeing that our tradition of called as a preservation of knowledge is being through the Smriti and Shruti. So it was being also being during the time of this heterodoxy. Earlier form of a Tripitaka were in oral forms, and then after by the around 1st century BC, it was being converted into written form. So first written form was in a palm leaf manuscript. There are small leaves on which it was being written. It was being written in either Prakrit language, Magadhan language, or Sanskrit language. So largely Tripitaka
is being we can found in a Pali also, even in a Sanskrit also. Now there are many translations in various languages throughout the world. However, during the ancient times, it was either in Pali or in a Sanskrit. In a Theravada school, however, the Tripitaka were written in a Pali. So, first of all, we are focused on these Tripitakas. First is called as a Sutta Pitaka. It is means having a containing discourse basket. Vinay Pitaka is a code of conduct basket, and Abhidhamma Pitaka is being a philosophy and ethics basket. So now we are focused one by one. एक धीरे धीरे हम देखते हैं. पहले हम देखते हैं सुत्त पिटिका. सुत्त पिटिका में क्या है वो देखते हैं. See, it is being largely focused on the all deliveries given by the Buddha, all ceremonies given by the Buddha on different occasions. There is a marvelous style of Buddha. Buddha always being conveying people or giving some rational knowledge of a way of life only through some examples. Without example, which are being very called as a common, touchy, which are very easily explained by a common man. Because it was being a aim of a Buddha to salvage the life of a common man, and therefore Sutta Pitaka is nothing but the various discourses delivered by Buddha. However, only it was not being focused on the discourses of Buddha, but various his called as disciples like Sariputta, Ananda, Moggallana, and others also being included in Sutta Pitaka. So, what is meant by the Sutta Pitaka? Sutta Pitaka is nothing but the various discourses which are being focusing on the moral, ethical life of a common man, how the common man has to live his life ethically and morally. Obviously, Sutta Pitaka, therefore, as having largely containing the discourses of Buddha, it is the core principle of Buddhism. It is a core book of Buddhism. So we are whatever we are seeing nowadays about the Buddha Vachana is nothing but the all discourses from the Sutta Pitaka. Second one is being a Vinay Pitaka. Vinay Pitaka, as Buddha made called as a Sangha, a group of monks. Why? Because Buddha believed that whatever knowledge which is being acquired or which is being getting by oneself need to be propagated, need to be given to the other so that the other's life has to be salvageable. In such a scenario, Buddha believed on group activities, organized activities, because only the organization can sustain the knowledge, sustain the thoughts. Otherwise, thoughts and knowledge cannot be institutionalized. So it was a way of institutionalization. So for that, he made a Sangha. But a group without any rules and regulation is just called as chaos or just a mob without any control, and it might be antithetical to the aims and objectives which whatever may be made for and whatever may be made for the all these propaganda or called as preaching of all thoughts. And therefore, for the sake of organized activity, there is a second basket called as a Vinay Pitaka. Vinay Pitaka mainly deals with the all rules and regulations which were being promulgated during the time of Buddha. However, as per the needs of changing needs, as the Sangha had been developed in throughout the period of history, many rules and regulation had been changed. For this rules and regulation, we are seeing that there was a tussle in the second Buddhist council, even fourth Buddhist council. So Vinay Pitaka had been evolved
as rules and regulations. So it was not being typically rigid. However, there is a need of organized life, and therefore Vinay Pitika had been made. It was described in detail also the gradual development of a संघा therefore. यानी हमें ये समझ में आता है जैसे जैसे बदलाव आया है वैसे वैसे यहाँ पे हमें बदलते हुए देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। इससे समझ में आता है कि कैसा संघा इवॉल्व हुआ है। यहाँ पे और साथ में भी कुछ बुद्धा की टीचिंग जो है वो भी साथ में दी है, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन ही इसमें नहीं रही। लेकिन सुत्त पिटिका यदि हम देखें तो सुत्त पिटिका में टिपिकल जो डिस्कोर्सेस है बुद्धा के या उसके डिसाइपल के, बस वो दोनों ही चीजें दी है। लेकिन विनय पिटिका में हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ साथ बुद्धा की कुछ टीचिंग्स भी हमें देखने को मिलती है। तीसरा हम देखेंगे अभिधम्म पिटिका। यहाँ पे देखते हैं, देखिए अभिधम्म पिटिका। अभिधम्म पिटिका जो है ये बाद में आया है, एक कंसोलिडेशन करने की कोशिश की है। जो डिस्कोर्सेस है उसको थोड़ा अलग एंगल से, एक एथिकल, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल एंगल से रखने की जो बात की गई है वो अभिधम्म पिटिका में हमें देखते हैं। इट कंटेन्स द प्रोफाउंड फिलोसॉफी ऑफ बुद्धा's teaching. So Abhidhamma Pitika is being related with the philosophical aspects of the discourses of a Buddha. बुद्धा, मैंने पहले ही आपको बताया था कि बुद्धा का एक स्टाइल था बताने का, बड़े जनरलाइज वे से, बड़े कॉमन मैन जो रहता है उसका टच ही हो जाए, उसको आसानी से समझ जाए, आसान तरीके से एक आध एग्जाम्पल लेके बुद्धा जो था अपना ज्ञान जो है वो देते थे। अब बुद्धा ये जो ज्ञान देते थे इसका फिलोसॉफिकल एंगल जो है एक कॉल्ड एज अ जनरलाइज्ड एलिमेंट वो बनाने के लिए अभिधम्म पिटिका हमें देखने को मिलता है। मतलब बिहाइंड द स्टोरी क्या बुद्धा चाहते थे वो हमें देखने को मिलता है। इट आल्सो फोकस्ड ऑन द investigations of the mind, thoughts, understanding of all the things in a true sense, in a observed way, in a rational way, वो हमें अभिधम्म पिटिका में देखने को मिलता है। इसी वजह से अभिधम्म पिटिका में बहुत सारे टॉपिक्स जो है उस पर फोकस किया है, जैसे थियरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या होता है, ऐसे बहुत सारी जो एंगल्स है ये एंगल्स पर अभिधम्म पिटिका में फोकस किया है। यानी हमें क्या देखते हैं, सुत्त पिटिका में डिस्कोर्सेस, विनय पिटिका में कॉल्ड एज रूल्स एंड रेगुलेशंस, और अभिधम्म पिटिका में फिलोसॉफिकल एलिमेंट जो है बुद्धिज्म के देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से ये तीनों जो त्रिपिटका है, इट इज बीइंग अ सैक्रेड टेक्स्ट, ये माना जाता है, और बुद्धिज्म का बेस जो है ये त्रिपिटका में माना जाता है। इसे हम देखेंगे खंडकास जो है, खंडकास जो है ये विनय पिटिका का ही एक सेकंड बुक है थेरवाड़ा स्कूल का। थेरवाड़ा वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स, एल्डर स्कूल्स था, और ये जो स्कूल है काफी एक रिदमिक वे से, एक कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड वे से बुद्धा के जो ओरिजिनल थॉट्स है वो काफी जैसे के वैसे कैसे आगे बढ़ा है, विदाउट एनी डाइल्यूशन और विदाउट एनी टिंकरिंग, ये जो कोशिश की गई है। सो यहाँ पे खंडकास देखने को मिलते हैं। इट्स कंटेन द regulations on a course or a life of monastic order, that means like जैसे विनय पिटिका का सेकंड फेज है ये, इसी वजह से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स है, इट हैव 2 वॉल्यूम्स, वन इज अ महावग्गा एंड सेकंड वन इज अ कुलवग्गा। महावग्गा ये हैविंग अ रिलेशन अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बुद्धा, बुद्धा के बहुत सारे जो डिस्कोर्सेस वगैरह वो है, साथ में 10 प्रिंसिपल disciples awakening and rules of uposatha. It also been dealing with the uposatha. So uposatha, what means uposatha? So it was being considered by Buddha as a day of observance since the Buddha's time. Under it, Buddha believed that there is a need of some time to be focused by individual on his oneself. It is being called as a इंटरनल अवेकनिंग, यानी हम तो सारे साल भर तो करते रहते, काम कर्म करते रहते हैं, जो कर्म करना है वो करते रहते हैं, कुछ दिन बैठ के देखे जाए कि भाई मैंने कुछ गलतियां तो नहीं की। सो इट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन फेज। तो ऐसा जो उपोसता है वो कैसा
फॉलो किया जाए, आज भी फॉलो होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर वर्षवासा। कुछ दिन लोग बैठते हैं, शांति से बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, देखते हैं कि भाई मैंने मेरे जिंदगी में जो डिफाइड माइंड है वो कैसा क्लीन करे, साल भर तो कुछ गलतियां की, उसको देख के एनालाइज करे और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से कुछ नया करे। तो ये जो सेल्फ साल्वेशन का जो फिनोमेना है वो यहाँ पे हमें महावग्गा में देखता है। कुलवग्गा अकाउंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, है ना, हमें देखने को मिलता है 4 काउंसिल्स एंशिएंट इंडिया में हुई थी, उसमें से फर्स्ट और सेकंड जो हुई थी उसके कॉन्टेक्स्ट में अकाउंट्स में कुलवग्गा में दिया है। साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, से बुद्ध संघ वाज अ मच मोर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, काफी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था। इसी वजह से यहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो हमें यहाँ पे देखता है, यहाँ पे भिक्खुनी संघ एस्टेब्लिशमेंट, इसके बारे में भी कुलवग्गा में लिखा गया है। साथ में इफ रूल ऑफ ऑफेंसेस, यदि संघ में कुछ गलतियां करते हैं, कोई गलत काम करता है तो उसको कुछ पनिशमेंट दी जाएगा। सी द सिनेरियो क्या होता है ना, कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जब होता है तो एक शरीर के माइंड के लोग एक जगह नहीं आते हैं, डिफरेंट माइंड के लोग आते हैं, और इसी वजह से कुछ गलतियां हो सकती है, उसकी कॉन्टेक्स्ट में भी इसमें फोकस किया गया है। यहाँ पे एक थर्ड पार्ट है, यहाँ पे अपना खंडकास में कॉल्ड एज अ परिवार, बट ये सिलोनीज मॉन्क के लिए है, श्रीलंकन मॉन्क्स के लिए है, बट इट इज नॉट बीइंग मच मोर इम्पोर्टेंट। इसके बाद में हम देखते हैं जातकास। कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि जातकास आर नॉट बीइंग कंसीडर्ड एज अ कैनोनिकल टेक्स्ट, but some like a Theravada school believed that Jatakas is also being a part of a Pali canon, so obviously it has its own importance. क्या है यहाँ पे? So Jatakas are nothing but the stories, एक stories है, story about the previous life of a Buddha, previous births of Buddha। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धा अराउंड 550 टाइम्स बुद्धा के आने के पहले जन्मा था, और अलग अलग इसमें जन्मा था। कभी वो इंसान के रूप में, कभी देवता, कभी एक प्राणियों के रूप में वो जन्मा था, कभी वो हाथी बना, कभी वो नाग बना, कभी मोर बना, मतलब ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन that was not a big ultimate aim. Jatakas was being focused on the socio-economic life also in the contemporary scenario, and focus on the ethical aspect in every जातकास। जातका ने एक एक स्टोरीज है अराउंड, कहा जाता है अराउंड मोर देन 547, दैट मीन्स अबाउट 550 स्टोरीज माइट बी देयर। इसके आधार पर एम यही था कि अलग अलग जो सिचुएशंस है उस सिचुएशंस में एक बताया जाए कि भाई कैसे एथिकल लाइफ होना चाहिए, तो अलग अलग रूपों में बताया गया। कोई भी चीज यदि हम ग्लोरीफाइड करते हैं, एक मैजिकल एलिमेंट हम लेके जाते हैं, तो कॉमन मैन को बड़े आसानी से वो समझ में आता है। यही शायद ये कुछ एम रहा होगा जातिकाज का। अजंता एलोरा, देयर इज अजंता एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। These caves are being World Heritage Sites, depicted around 34 जातका स्टोरीज। यहाँ पे 34 जातका स्टोरीज जो है अलग अलग नरेशन में किए हैं। वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स है वहां पे, फ्रेस्को में की है। फ्रेस्को, देयर इज अ वन स्टाइल ऑफ अ पेंटिंग कॉल्ड एज अ फ्रेस्को, हम कभी बात करेंगे इसके ऊपर। यही इसी टाइप का जो 34 स्टोरीज है, एक 34 स्टोरीज बोरोबुदुर जो है वो टेम्पल में भी हमें देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे नॉन कैनोनिकल जो लिटरेचर, इसमें नॉन कैनोनिकल लिटरेचर जो है उसमें हम मिलिंदपाना, दीपवंसा, महावंसा, महावस्सु, ललितवत्सरा सूत्रा, अभिधम्मा मोक्ष, अभिधर्म मोक्षा, सॉरी, विशुद्धि मागा, उदाना, उदानवगा, बोधिवंसा एंड महाविभत्सा शास्त्रा, ये हमें देखने को मिलता है। About these two non-canonical literature are very important enough, called as Deepavansa and Mahavansa. These were being great chronicles of Sri Lanka, because it is also being a base of Sri Lankan Buddhism. बड़ा important है बुद्धा का जो प्रचार प्रसार कैसा वहां पे हुआ, किस ढंग से बुद्धिज्म फ्लरिश हुआ, वो सब हमें
दिव्यवंशा और महावंशा में देखने को मिला है। पहले हम कुछ एक दो चीजें देखेंगे। मिलिंदपाना बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, दो इट इज अ नॉन कैनोनिकल बट इट इज बीइंग वेरी क्रिटिकल इनफ। सबसे ज्यादा क्रिटिकल यदि हमें देखने को मिलता है बुद्धिस्ट लिटरेचर में तो मिलिंदपाना है। मिलिंदपाना मीन्स व्हाट? मिलिंदपाना इज नथिंग बट द क्वेश्चन ऑफ अ मिलिंदा। Then who was a Milinda? So Milinda was a Indo-Greek king, Menander I, है ना? He was being in the northwest Bactria region. He was being ruling there in the 2nd century BC. In Pali, he was called as a Milinda. बड़ा अलग किस्म का राजा था। राजा बड़ा इंटेलेक्ट था, राजा बड़ा क्यूरियस था। वो हर वक्त सोचते रहता था कि भाई ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। अब वो राजा अक्सर बहुत सारे जो ब्राह्मण्स है, मॉन्क्स है, उनको बुलाता था हमारे अपने पास और बुला के बैठाता था और बोलता था यार मुझे ये बताओ इसका क्या मतलब है। तो इतना परेशान करता था बोले अपने क्वेश्चन से कि बड़े बड़े ब्राह्मण और मॉन्क भाग जाते थे, डर के मारे भाग जाते थे, बोले यार ये बहुत ही भयानक है ना। ऐसा भी राजा होता है। देखिए राजा, हम इन जनरल राजा का कॉन्सेप्ट कैसा देखते हैं, तो तलवार लेके है, वार करना है। लेकिन हम एंशियंट फेज में देखो तो राजा जो थे, हम लड़ाई में तो बहादुर थे, जगह जीतते थे, साथ में विद्वान भी थे। हम अलेक्जेंडर से लेके देख रहे हैं, एंशियंट इंडिया में, मिडिवल इंडिया में भी हम देखते हैं राजा बड़े एथिकल, बड़े इंटेलेक्ट, मतलब सच में वो सच्चे स्टेट्समैन की, सच्चे कॉल एज अ वॉरियर की या ट्रू मैन की निशानी है। ऐसे ही मिलिंदा था, मिनिंदर जो था वो। तो सभी जो ब्राह्मण और मॉन्क डर के मारे भाग जाते थे। फिर किसी को पता चला कि भाई एक जो है मॉन्क बड़ा ज्ञानी है, कॉल्ड एज अ नागसेना, और यही आदमी जो है मिलिंद को सेटिस्फाइड कर सकता है। सभी मॉन्क वगैरह उधर चले जाते हैं और उसको बोलते भाई चल तू, मिलिंदा को भी बताते हैं भाई ऐसा मॉन्क है। मिलिंदा बोलता है चलो आ जाओ देखते हैं भाई इसका नॉलेज क्या है। और जो डेलिबरेशंस है बिटवीन टू, डिस्कशंस, आर्गुमेंटेशंस, और मिलिंदा के एकदम से तूफान क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस की पूछो मत, और उसके ऊपर ऐसे सटीक आंसर, ऐसे सटीक आंसर की मिलिंदा खुश हो गया। और मिलिंदा खुश नहीं तो सारी जो जनता है, कंटेम्पररी ह्यूमन सोसाइटी और आज की ह्यूमन सोसाइटी, उनको जो एक नया ज्ञान जो है इन द वे ऑफ अ बुद्धिज्म, दैट इज इन द वे ऑफ अ रैशनलिज्म, वो हमें यहाँ पे मिलिंदपाना में देखने को मिलता है। ये 2nd सेंचुरी बीसी के वक्त था, तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग दैट टाइम हम देखते हैं कि संस्कृत का जो है ये जो है फेज आ गया था। संस्कृत के फेज में ऑब्वियसली ये पहले संस्कृत में लिखा गया था और बाद में ये पाली में कन्वर्ट हो गया था। तो हम बारे में देखेंगे मिलिंदपाना में एग्जैक्ट क्या है, थोड़ा बेसिक। सो देयर वर 7 मेजर क्वेश्चन आस्क्ड बाय मिलिंदा और एक 77 स्पेशल क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द धम्मा। दैट मीन्स ऑन वन साइड हमें ऐसा दिखता है कि उसने अपने इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे, कुछ क्यूरियोसिटी थी, और वो क्यूरियोसिटी के बाद में 77 स्पेशल क्वेश्चन थे रिलेटेड विद द वे ऑफ लाइफ। धम्मा मीन्स वे ऑफ लाइफ, है ना। यहाँ पे देखिए हमें ऐसा दिखता है, ये बुक यदि हमें देखे तो ये देयर इज अ बुक मिलिंदपाना, देयर इज अ बुक, बड़ी मार्वलस बुक है, कभी वक्त मिले जरूर पढ़िए। इट इज अ नीड ऑफ लाइफ टू लर्न ओन लाइफ, हम हमारी जिंदगी क्या है ना, हम किस लिए पैदा हुए, तो ये तो समझने के लिए मिलिंदपाना काफी इंपॉर्टेंट लगता है। देखिए एक बैकग्राउंड हिस्ट्री हमें देखने को मिलते हैं, बाद में क्वेश्चंस ऑन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अटेंशन एंड विजडम, कॉन्टैक्ट, फीलिंग, परसेप्शन, होलिशन, कॉन्शियसनेस, है ना, अप्लाइड थॉट, सी अप्लाइड थॉट, सस्टेन्ड थॉट्स। So, do you think it is being related the various aspects of the ह्यूमन सोशो साइकोलॉजिकल एलिमेंट, हमें क्या चाहिए क्या नहीं, है ना, वो हमें देखने को मिलता है। साथ में थर्ड इसमें क्वेश्चंस फॉर कटिंग ऑफ अ परप्लेक्सिटी, दैट मींस एवरीवन हैव सम डाउट्स, सम डायलेमास। भाई से एग्जांपल, मैं तो यहाँ आया हूँ, ओके ठीक है, पर मर जाने के बाद क्या होता है ना। एक गलत काम करने की वजह से कुछ होता है क्या? अच्छा काम करने की वजह से होता है क्या? हमने काफी सुना है कि अच्छा काम करे तो मोक्ष प्राप्ति होती है।
स्वर्ग प्राप्ति होती है, बुरा काम करे तो नरक, ऐसा होता है क्या, ये सच में ऐसा कुछ है क्या? तो these are the issues. See the transmigration and rebirth of a soul, non-release from the evil deeds, है ना, अराइजिंग साइमल्टेनियस अराइजिंग इन डिफरेंट प्लेसेस, चमत्कार यहाँ पे दिखता है वहां पे दिखता है, आदमी इधर उधर कैसे दिखता है। सो दिस वे आर बीइंग अ कंफ्यूजिंग एलिमेंट, बहुत सारी ऐसी हैरानी परेशानी करने वाली बातें थी, वो भी मिलिंदा ने पूछा और उसका भी सटीक आंसर जो है वो नागसेना ने दिया था। कुछ डायलेमास थे, पजल्स थे, वो भी पूछे। अराउंड 82 डायलेमास थे मिलिंदा के। देखिए 82 डायलेमास had been clarified by the नागसेना, है ना। फिर क्वेश्चन सॉल्व बाय इन्फरेंस से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें वो भी यहाँ पे दिया है ना, कैसा अनुमान लगाए, कैसा तर्क लगाए, वो भी हमें देखते हैं। स्पेशल क्वालिटीज अबाउट असेटिज्म, वो भी हमें यहाँ पे फोकस किया गया है। और क्वेश्चंस ऑन अ टॉक ऑफ स्माइल्स, हमें देखते हैं बहुत सारी बोधकताएं होती है, वो बोधकताओं का पीछे क्या रुख है क्या नहीं, उसके बारे में भी मिलिंदा ने पूछा था। तो इट वाज एक्चुअली बुक ऑफ अबाउट various confusing elements of socio-psychological aspects of a human life, एक कॉमन मैन के तरह मिलिंदा ने पूछा है और उसके बड़े रैशनल वे से आंसर्स जो है नागसेना ने दिए है। ऐसा कहते हैं कि बड़े कॉमन क्वेश्चन से पूछे, जैसे हम इंटरव्यू में देखते हैं ना, व्हाट इज योर नेम, वैसे ही क्वेश्चंस मिलिंदा ने पूछे। बॉडी में कितने बोन्स होते हैं और ये क्या, वहां से लेके तो एकदम हायर लेवल पर फिलोसॉफिकल और सोशियो साइकोलॉजिकल लेवल पर भी मिलिंदा ने पूछे हुए देखने को मिलते हैं। साथ में सिलोनीज जो है वो लिटरेचर बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। एक है पहला महावंसा इज कॉल्ड एज अ ग्रेट क्रॉनिकल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन द श्रीलंकन टेक्स्ट, श्रीलंकन जो लिटरेचर है उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज अ हिस्टोरिकल बुक रिटन इन पाली लैंग्वेज ऑफ अ किंग ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की जो किंग्स है जिन्होंने बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया, पैट्रॉन्स थे, उनके बारे में लिखा गया है। First version of it covered the period from the coming of a Prince Vijay of Ra region of ancient Bengal in 543 BC to the reign of Mahasena of Anuradhapura. Anuradhapura was the ancient capital of Sri Lanka, ancient capital थी श्रीलंका की, और वहां से बहुत सारे जो राजा थे, उन्होंने काफी बड़े बड़े राजा थे जिन्होंने रूल किया, और they were also patron of Buddhism. So it was being, we can see it was being just a story about the whole chronology of king of Sri Lanka. तो इसे हमें एक historical called as a religious book भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो इट इज बिंग मच मोर इम्पोर्टेंट इन द थेरावाड़ा स्कूल। थेरावाड़ा स्कूल के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हाउ द Buddhism was entered into the Sri Lanka, how the Buddha called as a founder of Buddhism, how he was evolved, enlightened, giving various sermon and propagate all the religious thoughts. धम्मा के बारे में क्या था, बुद्धा का डेथ होने के बाद कैसे काउंसिल्स हुए, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि पूरा बुद्धिज्म का जो इतिहास है वो यहाँ पे महावंसा में हमें देखने को मिलता है। See, there is a very speciality in the Mahavansa. Every chapter of Mahavansa ends by stating that it is written for the serene joy of pious. यानी भाई मास्टर जो है बुद्धा है, उसकी खुशी के लिए जो है, बड़े काम खुशी के लिए जो है ये लिखा गया है। That means it is being called as a prayer for the बुद्धा, बुद्धा के लिए हमने ये किया, ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि भाई जो श्रीलंकन किंग्स थे, है ना, ये श्रीलंकन किंग्स जो थे इन्होंने कौन से अच्छे अच्छे काम किए एज अ पैट्रन ऑफ महावीरा टेम्पल ऑफ अनुराधापुरा। इसी वजह से महावंसा क्या देखने को मिलता है, बुद्धिज्म का एक क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री भी देखने को मिलती है, इवोल्यूशन देखने को, डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और साथ में कंटेम्पररी जो किंग्स थे उनके बारे में भी, श्रीलंकन किंग्स के बारे में एक हिस्टोरिकल एलिमेंट देखने को मिलता है।
Obviously, it is a very important document in the context of interpreting the contemporary historical situation in the context of the Buddhist religion. Deepavansa देखते हैं. So Deepavansa is in English it is called as the Chronicle of Ireland. Deepavansa means it is written in a Pali. It's the oldest historical record of Sri Lanka. It is being covering the area period between the 3rd to 4th century. ना ये कंपाइल्ड हो गया फ्रॉम कथा है ना, अदर सोर्सेस ये लिए गए हैं. ये महावंसा के साथ यदि है हमें देखा गया, इफ वी कैन कोरिलेट और collectively understand, try to understand or interpret the Mahavansa and Deepavansa, we can easily analyze or interpret the ancient history of Sri Lanka as well as its relation with the India. ये हमें देखने को मिलता है. इसी वजह से ये बड़ा important बुक है दीपवंसा, जो बुद्ध लिटरेचर में. देखिए क्या क्या है दीपवंसा में, हम ब्रीफली देखने की कोशिश करेंगे. इट्स ऑथर्ड by several Buddhist monks of Mahavihara tradition of Anuradhapura in the 3rd and 4th century AD. So it is document about Buddha's visit to islands. तो बुद्धा भाई श्रीलंका में गए थे, इसके बारे में भी कहा जाता है. Arrival of a tooth relic and a Bodhi tree. बुद्धा जो थे, बुद्धा की जो डेथ हो गई थी, उनके बाद बुद्धा के जो अवशेष थे बॉडी के, वो अलग अलग जगह जो है स्तूपा बना के वहां पे रखे गए हैं. यानी बुद्धा और उनके डिसाइपल भी जो थे, आनंदा वगैरह मोगलाना जो थे, उनके भी जो रेलिक्स यानी उनके अवशेष जो है वो रखे गए हैं. उसमें से एक जो अवशेष है यानी बुद्धा का टीथ है ना, ऐसा कहा जाता है, वो भी. और बुद्धा ट्री कैसे, बोधि ट्री जो है वो कैसे श्रीलंका में गया, उसके बारे में लिखा गया. एडवेंट ऑफ अ बुद्धा's doctrine, how the Buddha's doctrine had been propagated and being preached in Sri Lanka. Various teachers who were being a great intellect in the Buddhism, the spread of Buddhism in the islands, coming of a Vijaya king of a Rar region of a Bengal, वो भी यहाँ पे लिखा गया देखने को मिलता है. There is also one thing which is being very important about the Deepavansa, क्योंकि हम यहाँ पे दिखता है कि देखो अराइवल ऑफ अ बोधि ट्री, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है. अब हमें ये मालूम है कि अशोका जो है उसने अपने बेटा और बेटी जो थे उनको श्रीलंका भेजा था. तो उनका जो बेटा था वो जब श्रीलंका पहुंचा तो उनका एक डे मनाया जाता है. देयर वाज अ फेस्टिवल the arrival of Mahindra, son of Ashoka, in Sri Lanka in Anuradhapura. So in the 4th century, King Dattusena was ordered that Deepavansa to be recited at the Mahindra festival annually in Anuradhapura. आज भी वहां पे ये कल्चर फॉलो होता है. तो हमें क्या देखते हैं, ये लिटरेचर बड़े इंपॉर्टेंट है. इसमें हमें बुद्धिज्म का रिलीजियस एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है, कंटेम्पररी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है, और जो हिस्ट्री का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करने की अपॉर्चुनिटी जो है ये इतिहासकारों को इसमें से ही यही लिटरेचर्स में मिलने को देखने को मिलती है. एक आखिरी हम देखते हैं, एक ब्रीफली है आपके नॉलेज के लिए, कभी प्रीलिम में पूछ सकते हैं इसलिए ये दिया गया है. काफी डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने अभी बता दिया है, जितना ब्रीफली बता सकता हूँ तब उतना. ये आपके लिए है, ये आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद जॉटिंग कर लीजिए और कभी ये इसमें पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए. So this is about the Buddhist literature in brief. I hope so you might be enjoyed these deliberations, and I hope it will be helpful for your examinations. Thank you.